अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, अब नॉर्मल लेक्चर्स का आखिरी लेक्चर करते हैं आज। फिर एक दिन के लिए हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। वो हम ऑफ रिकॉर्ड डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है जी। जब ये क्लास एंड होती है तो इसको ख़त्म करके ना जी, तो फिर टाइम पॉज करके टाइम लगा लेंगे, उसके बाद फिर इनको भी बता देंगे, ठीक है। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ए पार्ट में कि आपने कस्टमर को चीज़ें बेची और साथ में कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स भी दे दिए, जिसकी वजह से आप लायबल फील कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में वो आए तो आपको उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। अलग अलग करके पहली एंट्री कर ली, ईयर एंड के ऊपर ये सिचुएशन बनी। पॉइंट्स रिडीम्ड फॉर द ईयर 2500 हैं। टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड एस्टीमेट है 7500। हमने एक परसेंटेज निकाल ली, रेवेन्यू परसेंटेज, मतलब वैसे तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाला करते थे, लेकिन ये रेवेन्यू परसेंटेज है, ठीक है जी। रेवेन्यू परसेंटेज निकाल के रेवेन्यू एज ऑन कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक हो गया। अब पहले ही साल था, यही एज ऑन यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। ये तो था पार्ट ए, ठीक हो गया जी। पार्ट ए ही है ना, ए बी सी, ओके, ए हो गया। अब पार्ट बी में आए तो पार्ट बी में पहली एंट्री तो हो चुकी हुई है। पार्ट बी बेसिकली अब अगले साल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पार्ट बी में कहते हैं जनरल एंट्रीज करो फॉर 20x2 अज्यूमिंग a further or assuming that by the end of x2 a further 3000 of these points have been redeemed and that the estimation that 7500 of the points would be redeemed had changed to 77। अगर ये 7500 ही रहता फिर मसला ही कोई नहीं था, फिर तो मसला ही कोई नहीं था, फिर हम फटाफट जो है वो बाकी परसेंटेज भी निकाल सकते थे। लेकिन अब मामला क्या हो गया है, अब जब हम 31 दिसंबर x2 में आए हैं, तो इस साल के पॉइंट्स कितने रिडीम हुए हैं? इस साल में 3000 मजीद फॉर द ईयर कितने? 3000। और एक्सपेक्टेशन बदल गई, अब ये चेंज इन एस्टीमेट आ रहा है 8000 तक, तो वैसे ही अलाउ किया हुआ है ना। तो वो हमने देखा यार जिस स्पीड से ये आ रहा है ना, 75 नहीं, ये 7700 ही है ना, ये 7700 पॉइंट्स रिडीम कर जाएगा, 7700। अब परसेंटेज निकालनी है बच्चों, तो बड़े ध्यान से देखो। परसेंटेज निकालनी है तो आपने पहले 2500 को लेना है, फिर 3000 को। ये टोटल पॉइंट्स आज तक रिडीम हो चुके हैं और हमारा एस्टीमेट है 7700 हो जाएंगे। तो बताओ परसेंटेज क्या बनती है? राउंड परसेंटेज बता देना। 71%। ये समझ आया? टोटल इतने एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट की तरह से, जिस तरह वो कॉस्ट लेते थे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए, तो अब कॉस्ट जैसे कहते थे बदल गई है, ये हो गई है, तो उसको डिनोमिनेटर में लेते थे। और आज तक कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है वो न्यूमिनेटर में। अब ये पॉइंट्स भी ऐसे ही हैं, ठीक है। आज तक कितने पॉइंट्स रिडीम हो चुके हैं? 5500। एक्सपेक्टेशन है कि 7700 हो जाएंगे, तो कितना परसेंटेज हो गया कंप्लीट? समझो रेवेन्यू की परसेंटेज कितनी हो? 71%। तो अब रेवेन्यू एज ऑन निकालना है तो वो इसी को ही 31,579, ये टोटल लाइबिलिटी हमने बनाई है, ठीक है। इसको कर दो 71% से, जी बोलो। 22421, ये रेवेन्यू एज ऑन है। एज ऑन होता कोई नहीं है, हमने टोटल निकाल लिया क्यूमुलेटिव आज तक, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू को क्रेडिट करना है, तो उस वक्त देखो बच्चों, ये आज तक का रेवेन्यू है, ठीक है। ऑलरेडी हम 10,421 रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो मजीद कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है फॉर द ईयर? ये रेवेन्यू एज ऑन है फॉर द ईयर 12,000 टोटल, ओके। यार ज़रा साकिब को मैसेज करें। अच्छा, उसके बाद आता है जी आखिरी साल, जो हमने खुद ऐड किया अभी,
एक सवाल आपको दे देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस, साथ सोल्यूशन भी है, ठीक है ना, क्योंकि यह ना पेपर में आया नहीं हुआ, बस यही एग्जाम्पल है जो स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल है, थोड़ा सा उसमें बढ़ा ली बात को हमने एक और डाल के, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आया तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ना ऐसी चीज़ के आने के। फॉर x3 अज्यूमिंग दैट बाय एंड ऑफ x3 अ फर्दर 1000 पॉइंट्स आर रिडीम्ड फॉर द ईयर, इस साल में कितने हज़ार, और एस्टिमेशन जो है वो 7600 पे आ गई है। स्लो हो गया है, हमने कहा नहीं 7600 ही करेगा, कोई मसला नहीं, अपना उसूल बस। फॉर द ईयर 1000 बोलो, और एक्सपेक्टेशन है 7600, परसेंटेज निकालनी है तो अब ज़रा देखो इधर, जी हाँ 2500 जमा 3000 जमा 1000, ये पॉइंट्स आज तक रिडीम हो चुके, ठीक है जी। इंटू 100 भी करना होता है, पता है ना, इंटू 100 वो होता ही है, आपको पता है। अच्छा, और एक्सपेक्टेशन है कि कितने रिडीम होंगे 7600, तो कितने परसेंट हो गया फिर, ये एस्टीमेट चेंज हम ले रहे हैं हर साल के एंड पे, जो एस्टीमेट में चेंज आता है 86%। रेवेन्यू एज ऑन 31,579 इंटू 86%, जी बोले एज ऑन 27158। अब या तो 27158 में से दोनों को बारी बारी माइनस कर दें, या इस 27158 में से इस एज ऑन को माइनस कर दें, बात तो एक ही है, ठीक है। तो 31 दिसंबर x3 पर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे एज ऑन 27,158 माइनस 12,000 10,421 की बजाय बेहतर क्या है, टोटल 22,421, ये इन्हीं दोनों का ही ब्रेकअप था ना, 22,421 इन दोनों का ही ब्रेकअप था ना, ठीक है। बताओ ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन। बोलो बोलो, फिर सुनो नए सिरे से सुकून से। 2 लाख की चीज़ें बेची और उन्होंने विन कर लिया 8,000 पॉइंट्स, अंदाज़ा लगाया कि 7500 पॉइंट्स वो रिडीम कराएंगे, तो हमने इतनी लायबिलिटी बुक कर ली, एलोकेशन की, अब रेवेन्यू बना के रख लिया, इसका रेवेन्यू इन टाइम रिकॉर्ड हो गया क्योंकि ये तो प्रोडक्ट बेची थी ना, बाकी को लायबिलिटी के तौर पे बुक कर लिया। ये पहला दिन, साल के अंदर कोई भी दिन था, हमने पहला दिन लिख दिया, पता नहीं डेट पहला दिन लिखी हुई थी, प्रोडक्ट बेची है, पहला दिन लिखी हुई या नहीं लिखी हुई, साल के दौरान है, ठीक है, बस कोई भी डेट है। अच्छा, अब साल का एंड आया और वो कहते हैं हमारा अंदाज़ा है 7500, साल के एंड तक भी यही है, ठीक है, और 2500 उसने रिडीम करा लिए, तो हम इधर आए, हमने कहा जी 2500 इस साल में रिडीम हो गए हैं, टोटल 7500 करेंगे, तो फिर 33% वो रिडीम कर गए, तो 33% की लायबिलिटी ख़त्म करो, बनता है इस टोटल लायबिलिटी का 33% राउंड कर दिया था हमने, ठीक है, 10,421 लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। ये सवाल आसान था पहला साल, अभी तक ये भी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन हम आगे भी चलते हैं, ठीक है। अगले साल में गए, वो कहता है पिछले साल तो 2500 हुए ही थे, इस साल भी 3,000 उसने कर लिए रिडीम, बड़ी परचेज़ की, हम डर गए और हमने कहा लगता है 7700 तक टोटल रिडीम कर जाएगा। हम आए इधर, फॉर द ईयर 3,000 की हैं और टोटल 7700 की उम्मीद है, तो परसेंटेज क्या बनी, आज तक 5500 रिडीम कर गया है, आज तक 5500 रिडीम कर गया है, टोटल 7700 की उम्मीद है, तो कितने परसेंट आज तक रिडीम कर गया ये टोटल लायबिलिटी में से 71% इस लायबिलिटी का बनता है 22,421, लेकिन ये आज तक का रेवेन्यू बनता है। जब बुकिंग करने गए तो आज तक का रेवेन्यू नहीं बुक करना, पिछले साल का हो चुका है, तो टोटल में से पिछले साल का माइनस किया, इस साल का रेवेन्यू आ गया, ठीक हो गया। तीसरे साल में आए, वो कहता है जी ये 1,000 पॉइंट्स और रिडीम किया, हमने कहा स्लो पड़ गया, हमने कहा जी और एस्टीमेट 7600 हो गया। अब हमारा एस्टीमेट है ना, बार बार बदल रहा है, यहाँ मैंने आपको कहा था एस्टीमेट को लिया है, तो एस्टीमेट में तो चेंज आता रहता है, और अभी भी 8,000 से ऊपर ना जाने देना ना जा सकता है, 8,000 पे जब पहुंचेगी बात तब की बात तब है, अभी तो 8,000 पे नहीं पहुंचा,
भी तो 5500 जमा 1000 6500 पे ही पहुंचा है, अभी हमारी रेंज के अंदर ही है। अच्छा, अब तीसरे साल में आए, फॉर द ईयर 1000, अंदाज़ा है 7600। आज तक 2500 जमा 3000 जमा 1000 टोटल 6500 रिडीम कर गया है। 7600 में से 6500 रिडीम कर गया तो मतलब 86% रिडीम कर गया है। आज तक इतना रेवेन्यू बुक होना चाहिए था, लेकिन इतना रेवेन्यू 10,421 और 12,000 यानी टोटल 22,421 वाला उठा लो या दोनों अलग अलग करो, ये ऑलरेडी रेवेन्यू बुक हो चुका था। तो एज ऑन में से इसको माइनस किया और बाकी रेवेन्यू बुक कर लिया। ठीक है, ये टेस्ट नहीं हुआ अभी तक इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। डिस्काउंट वाउचर तो हो चुका है। ठीक है बेटा, अभी इसी बात कर रहे हैं ना, इसकी बात जो हमने दे दी है, अगली बार वाले को अलग से इस तरह से रखोगे, फिर उसको अलग से रह के रखोगे, ये अलग है। हाँ, अलग अलग रखो, फिलहाल तो समझाएगी ये अकाउंटिंग। अब बाद में अगर टोटल करना है तो कॉम्प्लेक्स सी कैलकुलेशन हो जाएगी, हो तो सकती है, होने को क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आप फिलहाल ये तो समझ लें कि ये है क्या। बेटा नहीं, पॉइंट्स यूज़ करता है, वो लाख रुपए की चीज़ खरीद ले, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स किसी हिसाब से ही हमने रखे हुए हैं ना। ठीक है, हमने कहा है कि जी वो जितनी परचेज करता है उस हिसाब से पॉइंट साथ साथ यूज़ हो रहे होते हैं। अब पता नहीं हमने 1 रुपये पे वो पॉइंट यूज़ करना लिखा हुआ है, 2 रुपये पे रखा हुआ है, ये हमारी मर्जी है। सवाल ने हमें बता दिया है कि उसने इतने पॉइंट्स यूज़ करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ ये इतने पॉइंट्स यूज़ करके चीज़ खरीद रहा हो सकता है इससे ज़्यादा खरीद रहा हो चीज़ें, लेकिन पॉइंट्स उसने बता दिए हमें कि इतने यूज़ कर गया वो। और हो सकता है वो सिर्फ पॉइंट्स ही यूज़ कर रहा हो, होने को क्या नहीं हो सकता। वो कहे जी सिर्फ मुझे जी बस इतने रुपए की, थोड़ा सा मुझे 10 रुपये की चीज़ दे दें, मेरे पॉइंट्स पड़े हैं, 1 रुपया नहीं देगा जी। कैश आता तो फिर देख लेते, लेकिन वो फिर देखे डिफरेंट बात हो जाती है। कैश आएगा वो अलग बात है, ये डिस्काउंट वाउचर जैसा नहीं है। डिस्काउंट वाउचर में वो कहते हैं अगली परचेज करोगे, नई परचेज करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो ना भी करे, मैं कह तो रहा हूँ कि वो आगे जूस खरीद ले आपकी दुकान से और कहे मेरे तो पॉइंट्स पड़े हैं, कुछ नहीं दूंगा, जूस लेके जा रहा हूँ, ये 3 पॉइंट्स मेरे गए, तो उसको कहा हुआ है हमने कि आप आओगे, आपको रिडीम करने पे हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है, नहीं टेस्ट हुआ अभी तक। बहरहाल भाई साहब नहीं आए। अच्छा, अच्छा, मैं उसे कॉपी करवा लूँ, फोटो कॉपी पर बैठे हैं? नहीं, चलो कोई बात नहीं है, वो हैंड आउट अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, जहाँ पर बाकी हैंड आउट्स पड़े हैं वेबसाइट पे, आपको एक इस लेक्चर 112 के हैंड आउट के एंड पे ना, 112 का एक ही होगा, आगे टोटे टोटे हम करते रहे, ठीक है ना। उस हैंड आउट के अंदर सुन लो, होमवर्क के अंदर मतलब एक क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन भी साथ ही है, ये कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का, वो आपने कर लेना है। ओके, ऑनलाइन वालों को तो मिल ही जाना है जी, बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर पड़ा होगा, वो क्वेश्चन है, मौजूद है। अगर साकिब मिल गया तो मैं अभी दे देता हूँ यार। साकिब 112 हैंड आउट FAR2 का जो है, उसके दूसरे तीसरे सफ़े के ऊपर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का एक क्वेश्चन है, अगर उसकी कॉपी हो सके तो ले आओ। अब एक ना ले आए। अच्छा चलो जी, अब 1-2 बातें करते हैं और फिर छुट्टियाँ करते हैं। दुख हो रहा है तुम्हें इस बात पे, है नुमान? अच्छा, अच्छा जी, ये कंसाइनमेंट सेल क्या होती है? बेटा सेल ऑन रिटर्न बेसिस की तरह से ये चीज़ है, ठीक है। मैंने कहा ये नन देखो, अब पता ही नहीं था, मसला हो जाता है ना ऐसी बातों से, ठीक है। ओके, अच्छा, तो इसको ज़रा आप काइंडली रीड कर लीजिएगा। ओके, इसमें बस हमने ना सेल ऑन रिटर्न बेसिस के एक बारे में क्वेश्चन भी किया था, आपको याद होगा, जिसमें रिटर्न बेसिस के ऊपर
सेल कर दी थी। कौन सा क्वेश्चन था भला, कौन सा था? रिफंड लायबिलिटी वाला। हाँ, उसके बाद फिर हमने उसके और भी उसका शायद पास पेपर भी एक किया था कि जब हम कहते हैं, शायद पास पेपर में नहीं था, बहरहाल क्वेश्चन किया हुआ है, उसके अंदर हम रिफ़ंड लायबिलिटी बुक करते हैं। वो जब हमने, हाँ पास पेपर भी किया था, हम कहते हैं जी इतनी गुड्स सेंट, अंदाज़ा लगाओ जी इतनी को वापस आएंगी। फिलिप्स और राइस वाला सवाल याद आ रहा होगा आपको, अब क्वेश्चन याद आ गया मुझे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वही है, सिर्फ इन एग्जाम्पल्स को भी एक बार आपने रीड करना है बेटा, ठीक है। इनको रीड करके देखना है कि इनके अंदर कोई अनहोनी बात तो नहीं है। यहाँ पे ना सिर्फ अंग्रेज़ी लिखी हुई है जो आपने कैलकुलेशन भी करके देख ली हुई है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आज जो हमने पढ़ा था गुड्स सर्विस डिस्टिंक्ट वाला, ज़रा उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके एक पास पेपर देख लें। अच्छा बच्चों, इधर देखो, पहला बुलेट बताता है गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं कब? ऑन इट्स ओन, ठीक है जी, ये पहले बुलेट ने हमें बताया। उसके बाद आगे जाकर यहाँ पर भी ऑन इट्स ओन की बात कर रहा है वो, इसको हमने ग्रीन कर लिया। थोड़ी सी बात ज़रा अभी थोड़ा ताज़ा ही है, मैंने कहा ये सवाल कर लें, बाद में ऐसे ही घर में ये सवाल होना आपसे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है वो दूसरे बुलेट में थी, जिसमें हमने कहा था कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ये डिस्टिंक्ट हो, इसको हम कर लेते हैं येलो कलर, ठीक है जी, ओके। और उसके बाद यहाँ पर कुछ फैक्टर्स बताए थे उसने कि जिनके अंदर, जिनको देखकर हम कहते थे कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या चीज़ें हैं, ये डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है। बल्कि हमने यहाँ तो ये कहा था कि अगर इनमें से कोई काम वो कर रहा है तो फिर वो डिस्टिंक्ट नहीं रहती, लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहा, वो ऐसी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा कि चीज़ का हुलिया ही बदल दे, ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा कि चीज़ का हुलिया ही बदल दे, ऐसी चीज़ नहीं दे रहा कि जो दूसरी के बगैर चल ही नहीं सकती, तो फिर हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बात है जो हमने पढ़ी थी स्टार्ट में क्लास के, ठीक है जी। अच्छा, अब ये पैरा 29 जो है ना, ये थोड़ा सा तंग करता है, इसको थोड़ी सी बात इसकी कर लें तो शक्ल भी ज़रा महसूस हो रही थी आप लोगों की परेशान। उसके बाद फिर एक पास पेपर का सवाल करते हैं, एक दो बातें करके इस चैप्टर की एक समरी बनाते हैं और फिर छुट्टी कर जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ओके। हम क्या कहते हैं जी, हम क्या कह रहे हैं और पैरा 29 क्या कह रहा है? बर्गर की बात हुई थी हमारी एग्जाम्पल्स में, बर्गर्स के अंदर कबाब भी होता है, टाइम नहीं है, टमाटर भी होता है, प्याज भी होता है, जगह ख़त्म हो गई है। अच्छा, बाथरूम भी बना था एक एग्जाम्पल में, ऐसे नहीं तानुराम आना, टाइल्स भी थी, फ्लोर भी था, टाइल्स फ्लोर हो गया ना, फ्लश कर लो, बेसन भी था, सॉफ्टवेयर बेचा था हमने, सॉफ्टवेयर में लाइसेंस भी था, टेक्निकल इंस्टॉलेशन भी थी,
टेक्निकल इंस्टॉलेशन। ठीक है जी। अब पैरा 29 क्या कहता है? पैरा 29 कहता है कि अगर मिसाल के तौर पे ये प्याज टमाटर, ये अगर कोई इंटीग्रेशन इनकी ना हो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, शुक्रिया इसका बेशक ना करो, अभी मैंने इसको उठाना है, ऐसे ऑफ करके ऑन करना, फिर चलेगा इंशाल्लाह। अब तो वैसे ही थोड़ा चल कुछ नहीं होता, चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा चलें, सुने सुने सुने, हम ये कह रहे थे कि जी जब बर्गर बनता है तो उसमें कबाब, ये बात ना यूं करके, ये ज़रा समझ नहीं आ रही थी उस वक्त ना, तो ब्रेक में थोड़ा ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद इसको थोड़ा सा हम अगर इस पर सिर्फ 2 से 4 मिनट लगा लें तो ये है डिस्टिंक्ट वाला मामला, ज़रा कॉम्प्लेक्स सा, लेकिन इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। पैरा ना सीधी सीधी बातें कर रहा है, उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, हम सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट एन एंटिटीज परफॉर्मेंस टू ट्रांसफ़र आ गुड और सर्विस टू आ कस्टमर इज़ नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। चलो जी, इन्हें उन्हें रला छड़े, नॉट ये हमने बना लिया। ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है जी? हम कह रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब बर्गर जब बन जाए तो कबाब, टमाटर, प्याज अलग अलग नहीं रहते। हम कह रहे हैं कि जब टाइल्स, फ्लश और बेसन बन जाए, बाथरूम बन जाए, तो ये अलग अलग नहीं रहते। हम कह रहे हैं कि ये इंस्टॉलेशन लाइसेंस और टेक्निकल वाली इंस्टॉलेशन, ये ऐसी कोई टेक्निकल नहीं है, ये कोई भी कर लेता है। तो जब ये चीज़ें हम ऐसे बोलें, ठीक है। अच्छा चलें, ये क्या कह रहा है इसको छोड़ें, अभी हम बात करते हैं अपनी, कि जो हम कह रहे हैं कि वो फैक्टर्स जो ये बताते हैं कि गुड सर्विसेज जो कस्टमर को दी हैं वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल कब नहीं है? जब इन 3 चीज़ों का बर्गर बन जाए, जब इन 3 चीज़ों से बाथरूम बन जाए, जब इन 2 चीज़ों से सॉफ्टवेयर बन जाए। अब बात समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी हमने नॉट लगाया, ठीक है। पैरा क्या कहता है उसको छोड़ो, पैरा को छोड़ दो जी। अब देखो ये फैक्टर्स बता रहे हैं कि गुड सर्विसेज जो हमने ट्रांसफ़र की हैं वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल नहीं है। कब? जब इन 3 चीज़ों का बर्गर बन गया, जब इन 3 चीज़ों का बाथरूम बन गया, जब इन 2 चीज़ों से सॉफ्टवेयर बन गया। तो जब ये इस तरह से हो जाए तो ये सेपरेटली आइडेंटिफिएबल नहीं है। ये बात समझ आ गई? अब इसने ना, जालिम ने ज़रा लिखने का तरीका डिफरेंट कर दिया, ठीक है। और ये पता क्या कह रहा है? ये कहता है जी प्याज टमाटर को हमने इंटीग्रेट अगर नहीं किया तो ये एक निशानी है। हम भी वही बात कर रहे थे ज़रा सीधे तरीके से, कि अगर ये इंटीग्रेट हो गए तो ये निशानी नहीं है। वो क्या कह रहा है? प्याज टमाटर को अगर इंटीग्रेट ना करें, रल गया ताड़े नाल, ये चोरा नाल रल गई। अच्छा जी सुने, प्याज टमाटर, ये बात ज़रा इस तरह समझेंगे वरना देखें घर पे ये परेशान करेगा। प्लीज़ आखिरी बार सुने, हम क्या कह रहे हैं? फैक्टर्स जो इंडिकेट करते हैं कि ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं है। कौन से फैक्टर्स? जब हम प्याज टमाटर को मिलाकर बर्गर बना दें, जब इन चीज़ों को मिलाकर बाथरूम बना दें, जब इन चीज़ों को मिलाकर यानी सॉफ्टवेयर और उसकी लाइसेंस और उसकी इंस्टॉलेशन को हम ये सॉफ्टवेयर बना दें, जब ये चीज़ें ऐसी मिल जाएँ कि पुरानी चीज़ का वजूद ही ना रहे, तो ये सेपरेटली आइडेंटिफिएबल नहीं है। ये बात आसान थी, ऐसे लिख देता, लेकिन उसने ये नॉट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब पैरा क्या कहता है? ये तो हमने कहा, पैरा क्या कहता है? पैरा कहता है प्याज और टमाटर को इंटीग्रेट ना करें तो ये सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है। आगे वो कहता है अगर सॉफ्टवेयर और सिंपल इंस्टॉलेशन को, इंस्टॉलेशन मतलब सिंपल हो, टेक्निकल ना हो, ठीक है, तो ये 2 POs हैं। ऐसी बात कर रहा है वो, इसलिए ज़रा आपको थोड़ा परेशानी हो रही थी, ठीक है। तो सीधी बात, द एंटिटी डज नॉट प्रोवाइड इंटीग्रेशन, तो प्याज टमाटर इकट्ठे नहीं हुए तो ये 2 POs। कंपनी डज नॉट प्रोवाइड टेक्निकल इंस्टॉलेशन, इसलिए ये दोनों अलग रहे, तो ये 2 POs हैं। तो बात समझ रहे हो? लेकिन हमने सीधी बात पढ़ी थी, ज़रा सीधी पढ़नी आसान थी तो हमने इस तरह से लिखा होगा। इस तरह से तीसरी चीज़ क्या है?
एक गुड सर्विस दूसरी पे इतनी हाईली डिपेंडेंट नहीं है कि उसके बगैर चल ही ना सके, ठीक है ना। तो वो ये काम नहीं करते कि कोई ऐसी चीज़ दे जो दूसरी पे हाईली डिपेंडेंट हो, इसलिए ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना। चल अच्छा, अब इसको पढ़ने के बाद ज़रा तशरीफ़ का टोकरा ले आए ज़रा रीसेंट पास पेपर पे। समरी भी बनाते हैं अभी, बस समरी बना के फिर छुट्टी करते हैं। फिर एक नज़र सिर्फ गुजारनी है IFRS 15 से कि यार इसमें क्या क्या रह गया, कुछ रह गया हुआ तो फिर बस निशान लगा लेंगे, वो एक आधा पॉइंट आखिरी क्लास से पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ाऊंगा नहीं। या कोई ऐसी चीज़ हुई कि यार ये बस ये है, वो सुन लेना, ठीक है। ऐसी तो हो सकती है ना बात। नहीं यार, सिर्फ एक सवाल है थोड़ा सा। हाँ यार ऐसे ही होता है। चलो देखो ना, आप पास पेपर 13 है। सही बात है यार, देखो ना, अब हमने तो वफा की। अच्छा जी, क्वेश्चन 13 है रोम्बस लिमिटेड। इसमें बच्चों जो पहला पॉइंट है ना जी, वो आप खुद कर लेंगे, वो मॉडिफिकेशन है, ओके, आप कर लेंगे इंशाल्लाह, ओके। ये आपका क्या है जी, होमवर्क, ये खुद करना है आपने, हो जाएगा इंशाल्लाह। पेज नंबर 400 पूरा। पॉइंट 2 आपको करवा रहा हूँ जी। ऑन यकम जनवरी 22 RL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद क्रिसेंट लिमिटेड, ये पास पेपर है भाई, चलो कॉलेज वालों के साथ, फॉर सेल ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटर्स। कॉलेज वालों ने उनसे कहा है हमें आपके प्रिंटर्स चाहिए, और कॉलेज वालों के साथ रोम्बस लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है 10 प्रिंटर्स बेचने का। बुला रहे हैं मुझे मीटिंग में। हाँ वो है फोटोकॉपियर, कुछ नहीं हो सकता, चलें कोई बात नहीं, ये इस लेक्चर के हैंड आउट के अंदर है, ऑनलाइन वालों को तो मिल जाएगा। आप वो 112 लेक्चर ओपन करेंगे ना, तो उसके एंड पे तरतीब ना देखना, तरतीबें तो आगे पीछे होती हैं, लेकिन होमवर्क का क्वेश्चन एक वहाँ पे आपको मिलेगा एंड पे, 112 लेक्चर के एंड पे, फिजिकल वाले बच्चों को कह रहा हूँ, जिसमें कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप और कर लेंगे, ताकि एक सवाल क्लास वाला और एक वो आपका थोड़ा सा वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ जी, द कॉस्ट एंड स्टैंड अलोन प्राइसेज ऑफ गुड सर्विसेज इंक्लूडेड इन ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर आर एज फॉलोज। ये कॉस्ट है जी, ओके, और ये हमारे पास स्टैंड अलोन प्राइस है, ओके। ये क्या है, यूनिट प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस। कहता है जी हार्डवेयर और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, ये ना वैसे ही बन रहा है जैसे मैंने मोबाइल यूं करके बना दिया था। एप्पल फ़ोन बनाया था ना, उसमें एप्पल फ़ोन था और उसके साथ ही उसका iOS था, वो ज़रूरी चीज़ होती है ना जैसे, ठीक है। अच्छा तो खैर कॉस्ट तो अलग अलग करते हैं, जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर बनाने के अलग पैसे लगते हैं एप्पल वालों के, और फ़ोन बनाने के ऊपर हार्डवेयर के ऊपर अलग लगते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो समझो एक चीज़ ही है ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद सॉफ्टवेयर अपग्रेड इन टू नेक्स्ट वर्जन और मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस फॉर 1 ईयर। अब बज़ाहिर 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं, पहले डिस्टिंक्ट वाला रूल लगाते हैं, ठीक है। आपको 3 नज़र आ रही हैं फिर भी अच्छी बात है, फिर भी डिस्टिंक्ट वाला रूल लगाना है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये 3 डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट ना रहें, तो फिर पीओ तो एक बन जाएगी ना, बात समझे कि नहीं। चलो शुरू करते हैं पढ़ना। हार्डवेयर, प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू नेक्स्ट वर्जन, मेंटेनेंस सपोर्ट। कॉस्ट करते हैं हमें इतने इतने और बेचते हैं हम इतने इतने के, चलो सही बाद में देखते हैं। आगे कहता है RL sells 3D printer hardware along with software as hardware cannot be used without printing software। वो तीसरा पॉइंट है, ये हाईली इंटरडिपेंडेंट है। आप देखो ना, कभी आज सोचा अभी प्रिंटर बंद पड़ा, क्या हो जिसका सॉफ्टवेयर उड़ गया है, एक बात करो, तो चल सकता है हार्डवेयर, तो वो उसका फर्मवेयर है जो वो लगा के भेजते हैं बीच में, ठीक है। तो हार्डवेयर चल ही नहीं सकता, प्रिंटर चल ही नहीं सकता इस प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर के अलावा। इसका मतलब ये तो फिर एक ही हो गया ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि मिस्टर रोम्बस आपने जब कॉलेज को एक प्रिंटर डिलीवर कर दिया और लेट्स से उसका सॉफ्टवेयर आपने बाद में जाके करना था, तो आप प्रिंटर का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। IFRS 15 कहता है चक्कर ही कोई नहीं है, वो प्रिंटर तो चल ही नहीं सकता, ठीक है।
तो आपकी ऑब्लिगेशन अभी सेटिस्फाई नहीं हुई, प्रिंटर चलाना भी है, सिर्फ पहुंचाना नहीं है, ठीक है। ये तो एक हो गई, उन्होंने वैसे ही एक कर दिया था आपकी आसानी के लिए, ये देखो वो अलग अलग थे, यहाँ पे एक कर दिया, ओके, यानी इकट्ठा ही बेचते हैं। RL सेल्ड 3D प्रिंटर, और ये उसकी स्टैंडर्ड प्राइस भी आ रही है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी इकट्ठा ही बेचते हैं क्योंकि ये विदाउट प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर चल नहीं सकता। द 3D प्रिंटर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट सॉफ्टवेयर अपग्रेड ना भी करो चलता रहता है, एंड मेंटेनेंस सपोर्ट। लो, फेस से तो 4 अलग नजर आ रही थी, लेकिन उस डिब्बे ने हमें बचाया, वरना हम ये पढ़ के ये डिसाइड करते अगली बात। वो आई के अपने डिब्बा लगा दिया आपको जरा ऐसे एक इकट्ठा कॉस्ट का, बहरहाल उन्होंने बता दिया। बज़ाहिर 4 नजर आ रही हैं, लेकिन ये तो एक हो गई, बाकी रह गई 2। अब बज़ाहिर 3 डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं हैं? तो एक तो हो गई अलग, वो पूरा प्रिंटर है। अब अगली बात उसने बोली कि सॉफ्टवेयर बगैर अपग्रेड करे भी ये चलता रहता है। ठीक है जी, बेहतरीन। उन्होंने कहा मेंटेनेंस सपोर्ट ना भी मिले तो ये चलता रहता है। तो हमने कहा इसका मतलब ये विद इन इट सेल्फ भी डिस्टिंक्ट हैं और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि ना तो ये टमाटर प्याज मिल के बर्गर बन रहा है, ये बाकी 2 इसके साथ मिल के, ठीक है, ना ही ये जो है वो कोई ऐसी इंटर रिलेटेड चीज़ है कि ये उसके बगैर चल ही नहीं सकता। जो नहीं चल सकता उसको एक कर दिया हमने पहले ही, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके बगैर ये चल ही नहीं सकता। तीसरा कि ये कोई ऐसी इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो इसको मॉडिफाई कर दे, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो इसका मतलब ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, ये मानते हो? ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर वॉज सोल्ड टू CL एट एन ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 4 मिलियन। ये तो एक है ना, ये एक की कितनी प्राइस है जी, और हमने तो कितना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो टोटल कितना बन गया? 40 मिलियन, ठीक है। 1000 में सवाल है तो 40,000 कर लो ना, ठीक है। अच्छा, आगे पेमेंट के बारे में कहता है, एज पर पेमेंट टर्म CL पेड 30% ऑन यकम जनवरी 22, वाइल 50% वॉज पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रिंटर्स ऑन यकम मार्च, एंड रिमेनिंग वॉज पेड विल बी पेड इन फरवरी 23, ठीक है जी। एट द ईयर एंड 80% वर्क हैज़ बीन completed इन न्यू वर्जन ऑफ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड इन। वो कहता है जी नए वर्जन की जो अपडेट हमने देने का वादा किया हुआ है वो चल रही है, अभी न्यू वर्जन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जब होगा तो वो उसको हम अपडेट भी दे देंगे, कहा हुआ था ना। अच्छा, ये सारी बातें, इसको तो एंड पे देखते हैं। ये सारी बातें तो हैं जी, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है और कब कब पेमेंट होनी है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में तो ये वर्किंग यहीं पे ही कर लेते हैं। वो जो वर्किंग करते होते थे हम एलोकेशन वाली, स्टैंड अलोन प्राइस ये इसी तरह से दी हुई है ना, इकट्ठी करके हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर इकट्ठा हो गया, हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन। ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसको छुपा दो बेशक, फिलहाल कह रहा हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ी जानी है, ठीक है। दो जी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की सेलिंग प्राइस स्टैंड अलोन प्राइस 3600 से सॉफ्टवेयर अपग्रेड का नेक्स्ट वर्जन जो भी बन रहा है वो भी एक लाइबिलिटी है, वो 500। और मेरे दोस्तों मेंटेनेंस की स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल नहीं है। अब रेजिडुअल कर लेते हैं, लेकिन ये तो पता लग गया हमें कि एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी निकलनी है जी, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी निकलनी है जी, अभी निकाल के हैं 40,000 भाई। ये नीचे देखो, उनको हमने 40,000 का एक प्रिंटर दिया है, वो कह रहे हैं रोम्बस वाले, तो 10 प्रिंटर हैं तो फिर 4,000 का एक प्रिंटर दिया, 10 प्रिंटर हैं तो 40,000 हो गया। अच्छा, अब जो आपने कहा कोई ना इधर देखो कोई ना एक मेथड है तो सही। अब देखो पूरा सवाल पढ़ लिया, कहीं मार्जिन मार्कअप गिवन है, कहीं रेटिंग शेटिंग गिवन है, हमारे इतने स्टार दूसरे के इतने, इसका मतलब ले दे के क्या रह गया। अब जो हम रेजिडुअल अप्रोच लगाने चले, चेक करना ज़रा, इसको मैं मिटा दूं, ज़रा इसको मिटा दूं नीचे से, इसको विदाउट प्रिंटर रिमेन फंक्शनल ये लिखा हुआ है बस, ठीक है ना। जो हम निकले रेजिडुअल अप्रोच लगाने तो 3600 और 500 अब पर्चे में बैठे हैं, हाथ पांव भूल गए, ना मार्कर
प्रिंटर पल्ले पैसे लेके प्रिंटर की सर्विस दे रहे हैं ना। तो मार्कअप मार्जिन गिवन है कि हम उससे निकाल लें है, ना ही हमारे पास कोई रेटिंग गिवन है। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू लगाने जाते हैं तो वैसे फंस जाते हैं। अब क्या करें? नहीं, माजरत ना करें, इसका भी हल है। इसका हल पता है क्या है? आप थोड़ा सा अक्ल लड़ाएं, और मजबूरी है और कर भी कुछ नहीं सकते, अक्ल लड़ाना ही पड़ेगा अब आपको। आप 350 रुपये की चीज़ खरीद के 500 की बेचते हैं, आपको मार्कअप मार्जिन निकल सकता है? कंसोलिडेशन में सिखाया था। आपका प्रॉफिट कितना है? 150। प्रॉफिट को अगर डिवाइड कर दोगे कॉस्ट से तो मार्कअप आएगा, डिवाइड कर दोगे सेलिंग प्राइस से तो मार्जिन आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। डिवाइड बाय 500 कर दो जी, चलो इंटू 100। बताओ जी, बताओ जी। 30%, ये 30% मार्जिन है, तो C प्लस पी, माफ़ी नहीं देनी भाई, फाइट करना है। हमने मार्जिन निकाला है, हम कॉस्ट से भी डिवाइड कर सकते थे, मार्कअप निकल आता, नो इशू, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ये भी वहाँ प्रूफ किया हुआ है, जो मर्जी निकाल लो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया सेल से, तो ये आ गया मार्जिन। तो इक्वेशन बना लो, 100 है सेल, प्रॉफिट है 30, तो कॉस्ट कितनी आ गई? 70, बैलेंसिंग। अब मुझे बताओ जी, आप अगर मेंटेनेंस सपोर्ट की सर्विस निकालना चाहें मार्केट प्राइस, तो आप क्या कहेंगे? 210 है जी ये कॉस्ट, जो कि 70 है, इसकी सेलिंग प्राइस निकल आएगी, बोलो 300। लो भैया टोटल बताओ, फिर बताओ 4400 टोटल हो गया, और अब 44,000 होगा। अच्छा, ये पर यूनिट है तो इतने भी पर यूनिट लिख लो, कोई मसला नहीं, बाद में टोटल कर लेंगे एंड पे एंट्रीज करते हुए, ठीक है। चलो ये अब करो एलोकेट। समझ आई है कि नहीं आई समझ? आगे जी बोलो। अच्छा इधर देखो, वैसे ना, वैसे ये तो मैंने ज़बानी कर लिया था, लेकिन जब मैं एक सवाल देख रहा था मैंने कहा यार दूसरा भी चेक कर लें, बच्चे कह ही सकते हैं सर उधर भी चेक करें, तो मैं वो भी चेक किया था, वो भी 30% ही निकला था इत्तेफाक से, ठीक है। आप भी चेक कर लो। 1800 जमा 720, ये 2520 बनता है, बोलो, माइनस 3600 कितना बना? 1000। 1080 को सेल से डिवाइड करो, 30% ही आता है। 30% ही उनका मार्कअप मार्जिन रहे, उनका परसेंटेज, हर चीज़ की यही थी। तो हमने कहा जी अब मजबूरी है, क्या करें, इसको भी वही परसेंटेज लगा देते हैं। जब नहीं पता तो ये भी इसी पे ही बेचेंगे। इनका नॉर्मली लोग करते हैं ऐसे, वो मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी 30% है जी, वो उसी पे किए जाते हैं, ठीक है। लो जी बताओ जी, पहले दोनों का 3273, ओए भाई 3273, और जी 455 और 272, ठीक है जी, डन हो जाएगा। अब पहले दिन आपने पैसे, अब अगली बात है एंट्रीज की। अब एंट्रीज के वक्त हम कैश भी देखते हैं, ठीक है जी। तो हमने पहले आकर देखा, ईच यूनिट बेचेंगे, CL पेड 30% ऑन यकम जनवरी 22 एडवांस। तो यकम जनवरी 22 को एंट्री होगी कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। पहली एंट्री हो गई, साथ सॉल्यूशन ओपन कर लेते हैं, साथ साथ एंट्रीज करते देखते जाते हैं, ठीक है। सारे बंद हो चुके हुए हैं बेचारे। हाँ तो बस ख़त्म कर रहे हैं यार, क्या हो गया? कौन सा सवाल है? 13वां ये है ना? चलो ये कौन सा सवाल है? 13वां ही है, पार्ट 2 जी बच्चों। कैश आ गया 30%, अब टोटल प्राइस है 40,000, इसका 30% लो। बल्कि आपने एक निकाला हुआ है ना, बस इसको हमेशा हर एंट्री के अंदर इसको हम इंटू 10 करते जाएंगे। हमने एक प्रिंटर का, जैसे मोबाइल के अंदर हमने एक मोबाइल का निकाला था, एक पैकेज का, याद है ना, ठीक है। तो 4000 इंटू 10 करो, 40,000। 40,000 का 30% यकम जनवरी को आया, एंट्री करोगे कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कितनी अमाउंट है चेक करो, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 12,000 से, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अगला काम क्या हुआ है जी, हमने कॉलेज वालों, हम तो खैर सेलर हैं, कॉलेज वालों ने
डिलीवरी के टाइम पे, प्रिंटर्स की डिलीवरी के टाइम पे 1 मार्च 22 पे 50% और पे किया। अब वही 4000 इंटू 10, 40,000 का 50% कितना बनता है? 20,000। 20,000 कैश आ गया। सबसे पहला काम, एक सवाल भी किया था क्वेश्चन नंबर 7 याद है, जिसके अंदर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट ज़बरदस्ती लिखवाया था, वही बस आया था, उसके अलावा हमेशा रिसीवेबल ही आता है। इसकी बहस अब आखिरी क्लास में करनी होगी तो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा खैर, सिंपल सी बात है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को, बैंक में पैसे आए, उसके बाद इसको डेबिट कर दो। बैंक में पैसे आए, इसको डेबिट कर दो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब भाई साहब ये डिलीवर हो चुके हैं, ये डिलीवर हो चुके हैं, बोलो ठीक है। तो इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है, तो इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया 3273 इंटू 10। लेकिन ये एंट्री बैलेंस ना हुई, तो बाकी क्या कर लिया हमने? रिसीवेबल बुक कर लिया। थोड़ा सा देखो, एक सवाल में ना हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट लिखा था क्वेश्चन 7 में। उस दिन लड़ लुड़ के एमडी के साथ भी लड़ाई हो गई थी मेरी। क्यों एमडी? घर बैठे तुम सुन रहे हो जो। तो अब उसके अंदर ना सिर्फ ये ना, आप 2 सवाल पढ़ के देखना, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि उसके अंदर एक बात लिखी हुई थी कि भाई साहब आपने पूरा करना है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, आपको पैसे मिलेंगे। तो कंडीशनल, जब भी कोई कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन अटैच होती तो यूँ होती, जब तक पूरे पैसे नहीं देंगे हम, जब तक पूरी चीज़ें नहीं देंगे हम बाकी के पैसे नहीं देंगे। तो इसलिए यहाँ पर फिर हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट लिखते, लेकिन ऐसी कोई शर्त सवाल के अंदर नहीं लिखी हुई थी, तो इसलिए इसको क्या कर दिया? रिसीवेबल। सिंपल, वो चीज़ सिंपल को सिंपल ही रखें। अच्छा, अब उसके बाद रिमेनिंग 20% विल बी पेड। हमारा साल ख़त्म हो गया, इसलिए इसको छोड़ दो। अब अगली चीज़ की तरफ आते हैं, और वो है प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। ये तो ख़त्म हो गया। ये है सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू नेक्स्ट वर्जन। वो जो नया वर्जन खुद ब खुद आ जाता है एप्पल के अंदर, वो कहते हैं जी अपग्रेड कर लें। तो इन्होंने भी वादा किया हुआ है, लेकिन अभी वो बन रहा है, अभी वो बन रहा है। बनेगा अगले साल, कंप्लीट होगा अगले साल, दिया जाएगा अगले साल। फिलहाल इस साल तो इसलिए इसको रेवेन्यू में मत डालना अभी। ये आपका बीइंग अ सेलर, जितना पैसा इस पे लग भी गया ना भाई, वो पैसा, ये पॉइंट इन टाइम डिलीवरी है भाई। ये कोई सिर्फ इसके लिए, शर्तें याद करो, शर्तें याद करो। ये क्या साथ साथ भेजता जा रहा है ये अपडेट और वो कंज्यूम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। दूसरा, क्या ये हमारे घर में बैठ के, हमारे बैठक में बैठ के ये काम कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर, ये वर्जन बना रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तीसरी बात, क्या ये स्पेशलाइज नेचर का है? कहीं नहीं लिखा हुआ। 76,000 बंदों के पास भी ये मोबाइल होगा तो सबको ही ये वर्जन मिलेगा। तो ये ओवर टाइम वाली भी शर्तें पूरी नहीं कर रहा, तो फिर पॉइंट इन टाइम ही है। तो जब पूरा होगा तब कंप्लीट होकर उधर जाएगा। जब तक नहीं कंप्लीट हुआ, इसकी कॉस्ट हमारी इन्वेंट्री में पड़ी रहेगी, हम इकट्ठी करते रहेंगे। जब ये अगले साल अक्टूबर में कंप्लीट होगा और हम अपने सेलर को ये वर्जन भेजेंगे, हम कहेंगे लो जी जान बची, अब जान छूट गई। अब उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और जो कॉस्ट पड़ी होगी उसकी एंट्री करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। इसलिए फिलहाल इसका कुछ नहीं करना। अब ले देकर रह गई मेंटेनेंस सपोर्ट। अच्छा, वैसे ना यहाँ पर एंट्रीज हुई नहीं पड़ी कॉस्ट की, तो इसलिए ना मैं यहाँ पे दोबारा एंट्रीज करता हूँ, ताकि मैं कॉस्ट की एंट्री अब ज़बरदस्ती साथ कर दूँ। अब जो देर होनी थी हो गई, 2 मिनट में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दिल कर रहा है ना मेरा, प्लीज़। 1 जनवरी 22 कैश डेबिट, प्लीज़। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, फिगर्स लिख लो, बोलो। 12,000 आपने लिखवाया अभी। उसके बाद दूसरी एंट्री जो हो गई हैं उनको मैं नहीं, उसको मैं देर ही नहीं लगाऊंगा। उसके बाद किस दिन जी? 1 मार्च को मजीद कैश आया, कितना? 20,000। और फटाफट इसको उल्टा दो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को 12,000। चीज़ें कितनी भेज दी जिनका रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है? 32730। ये सब कैलकुलेशन आपने की है, मैं नहीं करवा रहा, ठीक है ना। और बाकी मैंने कहा इसको रिसीवेबल में डाल दो। फ़र्क है इन दोनों में क्या? वहाँ पे शर्त थी कंप्लीट करोगे तो पैसे मिलेंगे, यहाँ पे कोई शर्त ऐसी नहीं है और नॉर्मली ये होती भी नहीं है। तो रिसीवेबल में बैलेंसिंग डाल दो, कितना? 730। लेकिन यहाँ पे आपको एक मसला आना चाहिए था। वो मसला क्या है? हमने एंट्री कॉस्ट की उसने नहीं की आई कैप ने, पर हो सकती थी। सुनो इधर, सुनो भाई सुनो,
हमने ये प्रिंटर बनाया, कॉस्ट पड़ी, हमने इसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर लगाने की कॉस्ट भरी, बोलो तो 1800 जमा 720, 2520 की कॉस्ट है। ये जब 10 बिक गए तो इनकी कॉस्ट की एंट्री होनी चाहिए थी, कर सकते थे, आई कैप ने नहीं की हुई, हम कर देते हैं ये एक्स्ट्रा एंट्री। ये सोल्यूशन में नहीं है इसलिए मैं इधर ले आया हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लिखते थे हम डेबिट, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री ऑफ प्रिंटर्स क्रेडिट। अभी अभी आपने बताया कि कितना है जी, 1800 जमा 720, ये टोटल खर्चा प्रिंटर और उसके हार्डवेयर पे आया था, जो हमने कॉस्ट इनकर की थी। तो इन्वेंट्री बन गई थी ना, अब वो बिक गया, तो ये वाली एंट्री में अगले की समझा रहा था, मैंने कहा यहाँ समझाऊंगा तो अगले की समझ आएगी, ठीक है। ये रिक्वायर्ड नहीं थी वैसे, बहरहाल हमने कर ली जी। कितना आता है इसको इंटू, ये एक प्रिंटर की कॉस्ट है, इंटू 10, बोलो 25200, ये आ गई जी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के बाद अब पुरानी वापस एंट्री पे आओ। 31 अगस्त, ये रंड अजीब सा ही है, क्या करें अब। 31 अगस्त 2022 तक हमारा वो वाला वर्जन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए 455 को मत छेड़ना, ये लायबिलिटी ही है अभी। लेकिन मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर 1 ईयर है, और हमने ये कॉन्ट्रैक्ट यकम जनवरी को जो किया है, यकम जनवरी 22 को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 8 महीने की सर्विस दे ली है, तो इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है। तो रिसीवेबल, पैसे तो आए कोई नहीं इस दिन, वो तो अब बाकी पैसे जब आने हैं सो आने हैं। तो रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, रेवेन्यू ऑफ सपोर्ट सर्विसेज क्रेडिट। लेकिन मसला ये है, सपोर्ट सर्विस 272 की पूरे साल की थी, अभी हमने सिर्फ 8/12 किया, और ये एक मोबाइल का था, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, बोलो 18। अच्छा, ये अगेन रिक्वायर्ड थी एंट्री, अगली रिक्वायर्ड नहीं है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ये 272 इंटू 8/12, 8/12 ही बनता है ना, 6 कैसे, किसी ने 6 कहा। ओ ठहरो, यकम जनवरी को हमने, यार यकम जनवरी को तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सॉरी यकम मार्च को डिलीवरी हुई है, सर्विसेज तो उस दिन से, कॉन्ट्रैक्ट के दिन से सर्विस देने लग जाओगे ना भाई ना, सॉरी, आई एम सॉरी 6/12 जी, बोलो 1360 कर लो, कोई मसला नहीं, 1360 तो बोल दे नहीं, आज तुसी गलती भी हो जाए थे। यहाँ तक को मसला मैंने माना ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए समझ नहीं भी आई तो खैर है, बाकी समझ आ रहा है ना। रेवेन्यू रिकॉर्ड पहले एडवांस लायबिलिटी, फिर रेवेन्यू सिर्फ गुड्स का, बाकी सारी लायबिलिटी, साल के एंड पे आके कुछ सर्विस दे ली, वो लायबिलिटी ख़त्म। लेकिन अगेन एक और एंट्री जो रिक्वायर्ड नहीं है पर मैं करूँगा, वो है 31 अगस्त 22 पर। 31 अगस्त 22 पे मैंने कहा ₹1 455 का रेवेन्यू में मत डालो, लेकिन साथ ही उसने ये कहा कि जी 80% काम तो कंप्लीट हो गया है, अब इन टाइम रेवेन्यू ओवर टाइम तो है नहीं कि रिकॉर्ड कर लें वो भी, और उसकी कॉस्ट भी इन टाइम है, लेकिन हमारी इन्वेंट्री तो तैयार हो गई है। तो टोटल कॉस्ट जो हमारी लगनी है वो है 350। 350 की कॉस्ट में से कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी, तो इसको इन्वेंट्री में डाल सकता हूं मैं। अच्छा, इन्वेंट्री में डाल दो 210, कहाँ से आ गया, अच्छा हाँ उसको बाद में डाल लेते हैं, ठीक है, इसकी एंट्री कर लो पहले, ठीक है। ये भाई सर्विसेज की भी कॉस्ट होती है, बंदे रखे हुए हैं, कॉल सेंटर पे भी बिठाए हुए हैं, चाहे तनख्वाह देते हो तो इस सर्विस की भी कॉस्ट है, आपको जी इसकी करवाइए, इसकी भी करवा दें एंट्री, चलें ये भी कर लें। ये पहले क्या, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये 210 वाला भाई जो बोला, ये 210 इन्हों फड़ लेना बाद से, कोई मसला नहीं। 210 की कॉस्ट टोटल थी, अब जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया उतनी कॉस्ट भी, लेकिन ये 10 के लिए कर लो 10। अच्छा बाकी मैं वो नहीं करवाता, वो ज़बानी सुन लो, वो क्योंकि फिर कंफ्यूज करेगा। अब देखो, जिस चीज़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ उसकी कॉस्ट भी हो गई, निकल गई, बाकी सब इन्वेंट्री में पड़ा, पहले सब कुछ इन्वेंट्री में पड़ा है, हमने बनाया है, तो जैसे जैसे बनता जाए ट्रांसफ़र करते जाओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन वो जो वर्जन है वो भी तैयार हो रहा है,
वो भी इन्वेंट्री बन रहा है। जिस दिन पूरा होगा उस दिन हम एंट्री करेंगे लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, साथ ही चल भी इन्वेंट्री से निकल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। लेकिन उसको फिलहाल सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात याद रखो इस पॉइंट से कि ये तीनों शर्तें पूरी नहीं करता था ओवर टाइम वाली, इसलिए पॉइंट इन टाइम इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है। जब पॉइंट इन टाइम होना है तो वो पॉइंट इन टाइम अगले साल आना है। तो जब रेवेन्यू इसका अगले साल रिकॉर्ड होना है तो इसकी कॉस्ट भी अगले साल ही, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी अगले साल रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब चलें ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अगर कोई कमी बेशी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ों की रह भी गई है तो उसको इंशाल्लाह अब आखिरी क्लास में ही करेंगे। लेकिन मैं एक नज़र इस चैप्टर में घूमना चाह रहा हूँ, लेकिन एक मिनट ज़रा पॉज कीजिएगा। अच्छा बच्चों, अभी प्लीज़ भाई प्लीज़ खामोश हो जाएं, भाई खामोश हो जाएं। अभी 112B हमारा एंड हो गया जी, और इसमें कुछ चीज़ें सुने, कुछ एक चीज़ें हर जगह पे थोड़ी बहुत जैसे रह जाती हैं, IFRS 15 के अंदर भी कुछ एक चीज़ें आपको पढ़ते हुए नज़र आ जाएंगी, 2-4 पॉइंट्स शायद। भाई चुप कर जाओ ज़रा 1 मिनट के लिए। तो बाकी इसी तरह से छोटी मोटी अहम चीज़ें जो अहम भी होती हैं पर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो करवाई जाती हैं। एक क्लास उसकी हम रखेंगे इंशाअल्लाह फिज़िकली यहाँ पे वेडनेसडे को। ये वेडनेसडे को होगी, वेडनेसडे को ज़रा डेट बता दो। वेडनेसडे को डेट होगी 8 फरवरी 2023, और ये क्लास हम शुरू करेंगे 10 AM ऑनवर्ड्स। कोई एंडिंग टाइम नहीं है इसका, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी दिन। ऑनलाइन वालों को मसला नहीं है, उनको 1.5 घंटे की ब्रेक्स के साथ हम ABC करते रहेंगे। तो ये क्लास हमारी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आखिरी क्लास होगी। अभी फ़िलहाल आखिरी क्लास नहीं थी। आप लोग अपनी रिवीजन स्टार्ट करें, रिवीजन प्लान आप लोगों का अपलोड हो जाएगा, आप लोग भी वेबसाइट से ले लीजिएगा और टिका के पढ़िएगा। अभी यही टाइम है जिसमें अच्छे सूरमा सेशन के अंदर जो बने रहते हैं वो फेल भी हो जाते हैं ना पढ़ के, और एवरेज से बच्चे पास होते हैं। तो खूब मेहनत करिए, 14-15 घंटे पढ़ना है आपने, ओके। हाँ, मेहनत करनी है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं इस दिन। अल्लाह हाफ़िज़।